नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल में एसआईआर के डर से बुजुर्ग ने दी जान, चुनाव आयोग पर उकसाने का आरोप, एफआईआर दर्ज। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस शासित राज्य में अब ईवीएम नहीं बैलेट से होगा चुनाव, आग बबूला हुई भाजपा, क्या करेगा चुनाव आयोग आपको बताएंगे। आगे जिक्र होगा राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरा, कहा लालच की महामारी फैल चुकी है। आगे आपको बताएंगे कि बीजेपी को छोड़ शिंदे की शिवसेना ने राज ठाकरे की एमएनएस से मिलाया हाथ, उद्धव ने भी दिया साथ, कल्याण में गजब का खेल। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि मदरसों पर योगी सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, 24 घंटे में खोलने का दिया अल्टीमेटम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बंगाल में एसआईआर के डर से बुजुर्ग ने दी जान, चुनाव आयोग पर उकसाने का आरोप, एफआईआर दर्ज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एक बुजुर्ग की मौत के मामले में चुनाव आयोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 82 वर्षीय बुजुर्ग ने कथित रूप से विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चलते आत्महत्या कर ली। बुधवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनके बेटे की शिकायत पर 23 दिन बाद यह मामला दर्ज हुआ है और इस घटना ने राज्य में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारी ने बताया कि पुरुलिया जिले के पारा पुलिस स्टेशन में चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और केस में चुनाव आयोग के अधिकारियों पर उकसाने का आपराधिक साजिश का आरोप है। हालांकि प्राथमिकी में किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया गया। मृतक दुर्जन माझी पारा ब्लॉक के चौताला गांव के एक आदिवासी थे। उन्हें मतदाता सूची पुनरीक्षण की सुनवाई के लिए ब्लॉक कार्यालय में पेश होना था, लेकिन कुछ घंटे पहले ही उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। माझी के परिवार ने आरोप लगाया कि जिन्होंने मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की चिंता से अपनी जान दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। माझी के परिवार ने आरोप लगाया कि उन्होंने मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की चिंता से अपनी जान दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस शासित राज्य में अब ईवीएम नहीं बैलेट से होगा चुनाव, आग बबूला हुई भाजपा, क्या करेगा चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह पारंपरिक बैलेट पेपर से मतदान कराने का फैसला किया है। इससे राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। वहीं दोस्तों, राज्य चुनाव आयोग ने हाल ही में घोषणा की है कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के तहत आने वाली 5 शहर निगमों के चुनाव मई 2026 के बाद बैलेट पेपर से होंगे, ना कि ईवीएम से। यह फैसला कांग्रेस सरकार की सिफारिश पर आधारित है, जिसने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर को पारदर्शी और भरोसेमंद बताया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरा, कहा लालच की महामारी फैल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शहरी इलाकों में बुनियादी ढांचे की स्थिति को लेकर बुधवार को दावा किया कि देश में लालच की महामारी फैल चुकी है और समाज मर रहा है, क्योंकि शहरी सड़न को न्यू नॉर्मल मान लिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने एक्स पर एक पत्रकार का वीडियो का साझा किया, जिसमें दिल्ली के किराड़ी इलाके में कई घरों में सामने पानी और कचरा जमा होने का यहां पर दिखाया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हर आम भारतीय की जिंदगी आज ऐसी ही नर्क की यातना बन गई है। सिस्टम सत्ता के सामने बिक चुका है, सब एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं और मिलकर जनता को रौंदते हैं। और उन्होंने कहा कि देश में लालच की महामारी फैल चुकी है। शहरी सड़न जिसका सबसे डरावना चेहरा है हमारा समाज, इसीलिए मर रहा है क्योंकि हमने इस सड़न को न्यू नॉर्मल मान लिया है। सुन निशब्द बेपरवाह। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि जवाबदेही की मांग करो, वरना ये सड़न हर दरवाजे तक पहुंचेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को छोड़ शिंदे की शिवसेना ने राज ठाकरे की एमएनएस से मिलाया हाथ, वहीं उद्धव ने भी दिया साथ, कल्याण में गजब का खेल। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में एक और नया खेल हुआ है। कुर्सी के लिए अब गठबंधन का नया समीकरण देखने को मिला है। मुंबई मेयर पद पर खींचतान के बीच भाजपा और शिंदे वाली शिवसेना में अब कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में खींचतान देखने को मिली। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में तो भाजपा को छोड़ शिंदे की शिवसेना ने राज ठाकरे की मनसे से ही हाथ मिला लिया है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे के भी 2 कॉरपोरेटर ने भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सपोर्ट कर दिया है। दरअसल नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद अब संख्या बल और सत्ता निर्माण का खेल शुरू हो गया है। शिवसेना के शिंदे गुट ने भाजपा की चाल चलते हुए आंकड़ों में हेरफेर किया है और कल्याण डोंबिवली में अपना महापौर नियुक्त करवा लिया है। एमएनएस ने भी शिंदे गुट को अपना समर्थन दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की
की तरफ मदरसों पर योगी सरकार को हाई कोर्ट की फटकार, 24 घंटे में खोलने का अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मदरसों को अवैध घोषित कर सील किए जाने की कार्रवाई पर हाई कोर्ट का हंटर योगी सरकार पर चला है। अदालत ने न सिर्फ योगी सरकार को आड़े हाथों लिया बल्कि योगी सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि हर हाल में 24 घंटे के अंदर मदरसों को खोला जाए। बड़ी खबर यह है कि हाई कोर्ट ने सिर्फ यही नहीं रुका बल्कि उसने ये बात पूरी तरह से साफ कर दी है कि पूरे प्रदेश में बिना किसी रोक टोक के मदरसे चलाए जा सकते हैं। और जैसे ही हाई कोर्ट का ये आदेश सामने आया है, हड़कंप मच गया है। एक और जहां मुस्लिम समुदाय उत्साहित है तो वहीं दूसरी ओर योगी सरकार सुप्रीम अदालत में जाने की तैयारी में जुट गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुंबई में बड़ा खेला, कैबिनेट बैठक से गायब हुए पवार शिंदे, जादुई आंकड़े के करीब पहुंचे उद्धव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव के नतीजों के बाद मुंबई में बड़ा खेला हो गया है। एक और जहां शिंदे के पार्षद होटल में कैद हो गए हैं तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री की बैठक से उनके दोनों डिप्टी सीएम गायब हो गए। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट ने जबरदस्त जीत हासिल की है। इसमें सबसे अहम मुंबई बीएमसी का चुनाव था, जहां 25 साल से काबिज ठाकरे परिवार को सत्ता से बेदखल कर महायुति ने इतिहास रचा। लेकिन अब मेयर पद को लेकर जो खींचतान मची है उसने मुंबई लेकर दिल्ली तक की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दी है, क्योंकि जो आंकड़ों का खेल है उसने बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच असमंजस पैदा कर दिया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें आखिर क्या वजह हुई कि शिंदे को अपने पार्षदों को होटल में कैद करना पड़ा, और क्यों मुंबई में होने के बावजूद शिंदे और पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट संभल सीजेएम के ट्रांसफर पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संभल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर के ट्रांसफर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। सपा प्रमुख ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस मामले का स्वतः संज्ञान लेंगे। मैं समझता हूं कि देश के बुद्धिजीवी और जज खुद इस मुद्दे पर संज्ञान लेंगे। यह हमारी और आपकी चर्चा की बात नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को संभल के सीजेएम सुधीर सहित 14 न्यायिक अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। चंदौसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने सुधीर की जगह ली है। वहीं सुधीर को अब सुल्तानपुर में सीनियर डिवीजन का सिविल जज बनाया गया है। विभांशु सुधीर ने 19 जनवरी को संभल पुलिस को नवंबर 2024 में संभल हिंसा के दौरान एक युवक की गोलीबारी के संबंध में तत्कालीन सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी और एसएचओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। संभल पुलिस ने कहा है कि वो सीजेएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे। निवर्तमान संभल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने अलुनकृता शक्ति त्रिपाठी की जगह ली है। वो सुल्तानपुर में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पर शुभम वर्मा की जगह लेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने के दिए निर्देश, अरावली मामले में और अवैध खनन को लेकर बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरावली पर्वतमाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को अरावली में किसी भी अवैध खनन गतिविधि पर रोक सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट और कड़ी निगरानी पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट होंगे और ये कमेटी अरावली को लेकर रिपोर्ट देगी। कमेटी कोर्ट के निर्देश और गाइडेंस में काम करेगी। राजस्थान के किसानों की ओर से पेश वकील राजू रामचंद्रन ने कोर्ट को बताया कि जस्टिस ओका बेंच के 2024 के आदेशों के बावजूद खनन पट्टे दिए जा रहे हैं और पेड़ काटे जा रहे हैं। उन्होंने इस पर रोक की मांग की और इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने चिंता जताई और कहा कि अवैध खनन को रोकना होगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अधिकारियों से कहा कि आपको अपनी मशीनरी को काम में लाना होगा, क्योंकि अवैध खनन के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से कहा है कि वो सुनिश्चित करे कि कोई गैरकानूनी खनन ना हो। कोर्ट ने सभी पक्षकारों से पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और माइनिंग एक्सपर्ट्स के नाम को लेकर सुझाव मांगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम के अच्छे मित्र 70 बार ये बात दोहरा चुके हैं। कांग्रेस ने ट्रंप को लेकर बीजेपी को घेरा। जी दोस्तों, कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने का दावा एक बार फिर किए जाने के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके अच्छे मित्र 70 बार ये बात दोहरा चुके हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट किया कि कल से पहले गिनती 68 थी, मंगलवार को ही ये गिनती 69 नहीं बल्कि 70 हो गई।
एक बार उनके व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन के शुरुआती वक्तव्य में और बाद में सवाल जवाब के दौरान प्रधानमंत्री के अच्छे मित्र और जिनसे कई बार जबरन गले मिला गया है, उन्होंने इतनी बार घोषणा की है कि वो 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के अचानक और अप्रत्याशित रूप से रोके जाने के लिए जिम्मेदार थे। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में कहा कि मैंने 10 महीनों में 8 युद्धों को समाप्त करवाया। ये कभी न खत्म होने वाले युद्ध थे। कंबोडिया और थाईलैंड वर्षों से लड़ रहे थे। कोसोवो और सर्बिया, कांगो और रवांडा, पाकिस्तान और भारत, 8 विमान मार गिराए गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ थे और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 करोड़ लोगों को बचाया और शायद उससे भी अधिक। ट्रंप ने पहले भी कई बार ये दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बीते साल मई महीने में सैन्य संघर्ष को व्यापार समझौते के जरिए सुलझाया। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल में बीजेपी को रोकने का ममता बनर्जी ने बनाया प्लान। क्या है नई रणनीति? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुस्तरीय चुनावी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को केंद्र सरकार की कूटनीतिक विफलता बताने वाली ममता अब अभिषेक बनर्जी को उत्तराधिकारी बनाने के संकेत के साथ आक्रामकता के साथ यहां पर संतुलित नैरेटिव गढ़ रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की राजनीति का मुख्य स्तंभ बंगाली पहचान है। संसद के शीत सत्र में वंदे मातरम पर बहस के दौरान बीजेपी सांसदों द्वारा बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम के गलत उच्चारण पर टीएमसी सांसदों के आक्रामक रुख ने बता दिया था कि पार्टी बांग्ला प्राइड को दोबारा केंद्र में ला रही है। 2021 विधानसभा चुनाव में भी बाहरी बनाम बंगाली का नैरेटिव असरदार था। अब इसे राष्ट्रीय मुद्दों के साथ जोड़कर धार दी जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को टीएमसी केंद्र की खराब विदेश नीति कह रही है। पार्टी इसे हिंदुत्व से भी जोड़ रही है। टीएमसी का कहना है कि अगर वाकई बीजेपी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है तो ढाका पर सार्वजनिक और कूटनीतिक दबाव दिखाना चाहिए। ये बीजेपी के कोर नैरेटिव पर हमला है। ममता इसे बंगाल में हिंदुओं बनाम हकीकत के तौर पर रख रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार कांग्रेस के सभी 6 विधायक दिल्ली तलब। 23 जनवरी को राहुल गांधी खड़गे के साथ होगी अहम बैठक। जी हाँ दोस्तों, बिहार कांग्रेस के सभी 6 विधायकों को पार्टी नेतृत्व ने दिल्ली तलब किया है। 23 जनवरी को होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी रहेगी, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में शामिल होंगे। वहीं इंदिरा भवन में आयोजित इस बैठक को बिहार कांग्रेस के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बैठक का मुख्य एजेंडा बिहार में संगठन को मजबूती देना और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करना है। इसके साथ ही लंबे समय से लंबित विधायक दल के नेता के चयन को लेकर भी मंथन होने की संभावना है। अभी तक बिहार कांग्रेस ने अपने विधायक दल का औपचारिक नेता घोषित नहीं किया है। ऐसे में इस बैठक के बाद इस दिशा में फैसला लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले गुरुवार को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पटना में अपने विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मौजूद रहे। बैठक के दौरान पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ और विभागों के चेयरमैन के साथ भी संवाद किया गया और संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने तथा जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने को लेकर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात के सूरत में उद्घाटन से पहले गिरी 21 करोड़ की पानी टंकी। कांग्रेस ने बीजेपी को वीडियो पोस्ट करके घेर लिया। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की सूरत में 21 करोड़ रुपए के लागत से बनाई गई टंकी के टेस्टिंग के दौरान गिरने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट से पानी की टंकी गिरने का वीडियो को साझा करते हुए लिखा है कि एक तरफ कांग्रेस के शासनकाल में बनाई गई पानी की टंकी जेसीबी से तोड़नी पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के शासनकाल में बनी टंकी उद्घाटन से पहले ही गिर गई। कांग्रेस पार्टी ने सूरत के ताड़केश्वर के पानी की टंकी गिरने का वीडियो भी साझा किया। पानी की टंकी गिरने पर 3 मजदूर भी घायल हो गए थे। इस पानी की टंकी की टेस्टिंग 19 जनवरी को की गई थी। जानकारी के अनुसार इस जल आपूर्ति विभाग ने इसे बनाया था और कांग्रेस ने अपने पोस्ट में कांग्रेस मॉडल वर्सेस बीजेपी मॉडल लिखाकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने जिस पानी की टंकी का हवाला दिया है वो 70 साल पुरानी थी, जिसे बुलडोजर से तोड़ना पड़ा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद तेज। जिला स्तर के बाद अब ब्लॉक इकाइयों का होगा गठन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कांग्रेस अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए सक्रिय है। लंबे समय के बाद जिला प्रधान की नियुक्तियों के बाद अब ब्लॉक स्तर पर इकाइयों का गठन करने जा रही है। संगठनात्मक गतिविधियों
को तेज देने का मकसद ये है कि पार्टी का आधार जमीनी सतह पर मजबूत बनाया जाए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई जाए। प्रदेश प्रधान तारिक हमीद करा के आने के बाद पार्टी की संगठन गतिविधियों को बल मिला है। करा को प्रधान बने हुए 1.5 साल के करीब का समय बीत गया है। उनके प्रयास थे कि जिला स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाए। उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाते हुए जिला प्रधानों की नियुक्ति की। जम्मू कश्मीर में पार्टी ने कुल 21 जिला प्रधान बनाए हैं, जिनमें जम्मू जिला ग्रामीण व जम्मू जिला शहरी शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का योगी सरकार पर कटाक्ष, पहले मुसलमानों से और अब शंकराचार्यों से कागज मांग रहे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस जारी किए जाने का हवाला देते हुए मंगलवार को राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के मुसलमानों से नागरिकता का कागज मांगते मांगते अब शंकराचार्य से भी कागज दिखाने के लिए कह रहे हैं। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि किसी मुख्यमंत्री या प्रशासन की यह तय करने की हैसियत नहीं है कि शंकराचार्य कौन है। दरअसल माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मौनी अमावस्या स्नान करने से मेला पुलिस और प्रशासन द्वारा कथित तौर पर रोके जाने को लेकर उठे विवाद के बीच मेला प्रशासन ने उन्हें एक नोटिस जारी करके पूछा है कि वो स्वयं को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में कैसे प्रचारित कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि गुरु शिष्य की एक अखंड परंपरा होती है जिसके तहत शंकराचार्य चुने जाते हैं, लेकिन सरकार आधी रात को नोटिस देकर पूछ रही है कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं। उनका कहना था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविमुक्तेश्वरानंद जी के सामने नतमस्तक हुए तब तक वो शंकराचार्य थे, जब तक वो गौ मास पर सरकार से सवाल नहीं पूछते थे तब तक वो शंकराचार्य थे, जब तक अविमुक्तेश्वरानंद जी आधे अधूरे मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं कर रहे थे तब तक वो शंकराचार्य थे। लेकिन अब वो शंकराचार्य नहीं रहे क्योंकि वो राजा के सामने नतमस्तक नहीं हुए, इसीलिए आदित्यनाथ आज इनसे कागज मांग रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी वाले पहले मुसलमानों से कहते थे कि कागज दिखाओ, अब स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि शंकराचार्य से भी कागज मांग रहे हैं। खेड़ा ने कहा कि 1954 में उच्चतम न्यायालय का आदेश था कि मठ के संचालन में हस्तक्षेप का किसी को अधिकार नहीं है। ऐसे में अजय सिंह बिष्ट यानी कि योगी आदित्यनाथ ने जो नोटिस भेजा है वो कानून का उल्लंघन है। पूरा देश मोदी और अजय सिंह बिष्ट के मौन को देख रहा है, देश इन्हें कभी माफ नहीं करेगा, ये बयान पवन खेड़ा ने दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक कांग्रेस में सीएम कुर्सी का अंतिम फैसला, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार 29 जनवरी को दिल्ली तलब। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता की खींचतान अब चरम पर पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को 29 जनवरी को दिल्ली बुलाया जा सकता है। कांग्रेस हाईकमान इस मीटिंग में लंबे समय से चल रहे लीडरशिप टसल पर फैसला सुना सकता है। बता दें कि यह बुलावा डीके शिव कुमार के हाल के दिल्ली दौरे के बाद आया है, जहां उन्होंने पार्टी टॉप बॉस से मुलाकात की। डीके ने दावोस ट्रिप कैंसिल कर दिल्ली में 48 घंटे बिताए और राहुल गांधी समेत सीनियर लीडर्स से बात की। उन्होंने कहा कि समय सब बता देगा, लेकिन डिटेल शेयर करने से इनकार कर दिया। सूत्र बताते हैं कि चर्चा में 2023 का पावर शेयरिंग फार्मूला और पिछले 3 महीने के इवेंट्स शामिल थे। उधर सिद्धारमैया ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ प्री बजट मीटिंग बुलाई। मार्च में बजट पेश होना है, लेकिन मिड जनवरी में ये मीटिंग पॉलिटिकल सर्कल में डीके को काउंटर करने की रणनीति के तौर पर देखी जा रही है। एनालिटिक्स कहते हैं कि ये सीएम की पोजीशन मजबूत करने का मूव है, जबकि असेंबली सेशन 22 से 31 जनवरी तक चलेगा, जहां सीएम चेंज मुश्किल लगता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा सांसदों की बुलाई गई बैठक, छोटेलाल खरवाड़ बोले यूपी में भाजपा को हटाना हमारा लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ में पार्टी के सभी सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक का मकसद आने वाले राजनीतिक कदमों 2027 के विधानसभा चुनाव और मौजूदा मुद्दों पर साझा रणनीति तैयार करना है। बैठक से पहले सपा के कई सांसदों ने अपने अपने विचार रखे। सांसद छोटेलाल खरवाड़ ने अखिलेश यादव को पीडीए का मसीहा बताते हुए कहा कि वो आम लोगों, शोषितों और वंचितों की आवाज सुनते हैं। उन्होंने यहाँ पर कहा कि अखिलेश यादव बड़े स्तर पर पीडीए के नेता के रूप में उभरे हैं। वो हर तरीके से पीडीए को जगाने का काम कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके। एसआईआर को लेकर भी चर्चा की बात सामने आई। छोटेलाल खरवाड़ ने कहा कि बैठक में एसआईआर, पंचायत चुनाव और पीडीए से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। हर उस विषय पर बात की जाएगी जिससे भाजपा को हराया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि हमारा मिशन 2027 है और उत्तर प्रदेश से भाजपा को हटाना है। दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और लोग हर जगह परेशान हैं। इसीलिए हम भाजपा को हटाने की रणनीति बना रहे हैं और पीडीए पर चर्चा
होगी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने आगे कहा कि ये बैठक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई है। बैठक के बाद जो भी रणनीति तय होगी और जो बातें साझा करना उचित होगा वो जरूर बताई जाएगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इसने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान पर बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने सोमवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान माघ मेला में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ दुर्व्यवहार पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में हर जगह कुव्यवस्था का आलम है और सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि आम लोगों और संतों के सम्मान की अनदेखी की जा रही है। पवन खेड़ा ने माघ मेले और महाकुंभ के दौरान शाही स्नान से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि ये एक प्राचीन और अखंड परंपरा है जिसे ना अंग्रेजों ने रोका और ना ही मुगलों ने। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने इस परंपरा में बाधा डाली और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को शाही स्नान करने से रोक दिया। खेड़ा ने सवाल उठाया कि एक और मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा और 50 गाड़ियों का काफिला दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य को उनकी पालकी पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। पवन खेड़ा ने कहा कि क्या मोहन भागवत शंकराचार्य से बड़े हो गए हैं? आखिर उन्हें इतनी भारी सुरक्षा क्यों दी जा रही है? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महाकुंभ के दौरान अमीर और प्रभावशाली लोगों के लिए अलग व्यवस्था की गई, जबकि आम श्रद्धालुओं और संतों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। सरकार की आस्था अब व्यापार बन चुकी है और धर्म को पीछे छिपकर केवल धन और सत्ता की राजनीति की जा रही है।